2 लाख लोहे की कैवलरी सीधे राजधानी लिनन की तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी ट्रांसमिग्रेट होने के बाद 18 साल तक संघर्ष करके आखिरकार एम्परर बना, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही उसके सामने पूरे देश के विनाश का संकट खड़ा हो गया। उस आदमी ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाकर पूछो जनरल ने युद्ध की क्या तैयारी की है। यूनक वेई घबराकर बोला, महाराज, 3 लाख सैनिकों को दक्षिण की तरफ भेज दिया गया है और अब शहर में सिर्फ 5,000 सैनिक बचे हैं। यह सुनकर लिनेमो पूरी तरह सन्न रह गया। अगले ही पल वह गुस्से में दहाड़ पड़ा। तुम सब सुअर और कुत्तों की तरह यहां खड़े क्या कर रहे हो? तुरंत उन 5,000 सैनिकों को इकट्ठा करो और मेरे साथ भागने का रास्ता ढूंढो। यूनेच वेई ने और धीमी आवाज में कहा, शाही फरमान है कि आपको शहर की रक्षा करनी होगी और मरते दम तक यहीं डटे रहना होगा। जीना मरना लिनन के साथ ही होगा। यह सुनकर लिनेमो बेबस होकर पागलों की तरह हंसने लगा। तभी जब वह लगभग पागलपन की हालत में पहुंच चुका था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, टिंग, होस्ट जान और मौत के संकट में है। गॉड लेवल जीनियोलॉजी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। उसकी सारी सोच तुरंत रुक गई और दुख की जगह खुशी ने ले ली। अगले ही पल उसके दिमाग में एक ट्रांसपेरेंट पैनल दिखाई दिया जिसमें पेड़ की जड़ों जैसी फैमिली जीनियोलॉजी बनी हुई थी। क्लैन लेवल 0, क्लैन हेड लिनेमो, उम्र 18। डिंग, पहली बार सिस्टम एक्टिवेट होने पर क्लैन गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ है, अभी खोले? लिन इमो ने बिना झिझक कहा। खोलो। तभी पैनल पर लिन इमो की जड़ से जुड़ी 2 सुनहरी लाइंस चमक उठी, गोल्डन किडनी और एक 100% एक्यूरेट शॉट्स। उसने तुरंत सिस्टम की डिस्क्रिप्शन पढ़ी और असली बात समझ गया। फैमिली लाइन को बढ़ाने और क्लैन को मजबूत करने का मतलब सिर्फ एक चीज था, शादी करना और बच्चे पैदा करना। तभी सिस्टम ने फिर याद दिलाया, फ्रेंडली रिमाइंडर, आपके क्लैन का बेस लाइनन में है। रिवॉर्ड्स तभी मिलेंगे जब आप क्लैन टेरिटरी में रहेंगे या क्लैन लेवल LV3 तक पहुंचेगा। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज, क्राउन प्रिंसेस आपसे मिलना चाहती है। यह सुनकर लिन इमो को 3 महीने पहले की घटना याद आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्राउन प्रिंसेस चेन चिंग हुआन बेहद खूबसूरत थी और उसने उसे 2 बार देख लिया था। क्राउन प्रिंस ने उस पर अपने भाई और भाभी का अपमान करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में उसे एम्परर के पास सज्जा के लिए भेज दिया गया। लिन इमो ने सोचा, वो अभी भी लिनन में क्यों है? सारे बड़े अधिकारी तो पहले ही भाग चुके हैं और नेशनल ट्रेजरी भी खाली हो चुका है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, उसे अंदर भेजो। जल्द ही एक बेहद खूबसूरत युवती धीरे धीरे अंदर आई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर चार्म थी। उसका स्वभाव शांत और एलिगेंट था, जिसमें एक लड़की की मासूमियत और एक खूबसूरत मैच्योर वुमन का आकर्षण दोनों मौजूद थे। चेन चिंग हुआन आगे बढ़ी और लिन इमो के सामने घुटनों पर बैठ गई। महाराज, दया कीजिए और मुझे शहर छोड़ने दीजिए। बदले में मैं आपको 1000 गोल्ड टेल्स और 50 क्यू जीथरलिंग पिल्स दूंगी। लिन इमो ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल सही समय पर आई हो। वह बुरी नीयत से उसके पास गया और उसकी ठोड़ी उठाकर बोला, चेन चिंग हुआन, आज से तुम मेरी एम्प्रेस हो। यह सुनकर चेन चिंग हुआन हैरान रह गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही लिन इमो बोला, महल के बाहर 2 लैंटर्न टांग दो और इसे शादी मान लो। देश संकट में है, इसलिए सब कुछ सादगी से होगा। लिन इमो के दबाव और जल्दबाजी के कारण सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शाम ढलते ढलते चेन चिंग हुआन शादी के कपड़ों में जीचिन पैलेस के ड्रैगन थ्रोन पर बैठी थी। उसके मन में कई तरह की भावनाएं थीं और उसके चेहरे पर आंसुओं की 2 हल्की लकीरें दिखाई दे रही थीं। सामने बैठी शर्माती हुई सुंदरता को देखकर लिन इमो के अंदर की पशु जैसी इच्छा जाग उठी और वह उस पर टूट पड़ा। अगली सुबह चेन चिंग हुआन धीरे धीरे जागी, लेकिन उसने लिन इमो से खुद को छोड़ने की बात नहीं की। पिछली रात के बाद उसके दिल में उस आदमी के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ लिन इमो को उसके इस बदलाव का बिल्कुल एहसास नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिस्टम पैनल पर था। डिंग, होस्ट को विवाह की बधाई। रिवॉर्ड, इनेट प्योर यंग बॉडी। डिंग, रिवॉर्ड एक्टिवेट हुआ। एडिशनल स्किल प्राप्त, आई ऑफ इनसाइट। इससे आप कुछ कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं और इसकी रेंज कल्टीवेशन लेवल के साथ बढ़ेगी। अगले ही पल लिन इमो को महसूस हुआ कि उसकी मेरिडियंस अनंत तक फैल रही हैं और उसकी हड्डियां व नसें क्रैक करने लगीं। उसकी कल्टीवेशन, जो कई सालों से 3rd रेल्म पर अटकी हुई थी, सीधे 4th रेल्म में ब्रेक थ्रू कर गई। तभी फिर आवाज आई, डिंग, होस्ट ने फैमिली लाइन एक्सपैंड की है।
फैमिली ट्री में एक नया मेंबर जुड़ा है। न्यू मेंबर चेन चिंग हुआन, लेवल ऑरेंज, रिवॉर्ड 800 इंपीरियल गार्ड्स। लिनेमो को उम्मीद नहीं थी कि फैमिली ट्री खोलने पर इतने शानदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे। डेंग, मेंबर एबिलिटी रिवॉर्ड 50 गोल्ड टेल्स, 5 रैंडम पिल्स, ची गैदरिंग पिल्स गुणा 5। लिनेमो ने कंबल चेन चिंग हुआन पर डालते हुए कहा, एम्प्रेस आराम करो, मुझे देश संभालने जाना है। चेन चिंग हुआन ने अपनी लंबी पलकों को झपकाया और खुद को कंबल में ढक लिया। उसका अचानक इतना आज्ञाकारी व्यवहार देखकर लिन एमो का मूड तुरंत अच्छा हो गया। उसे लगा कि चेन चिंग हन अब उससे ज्यादा विरोध नहीं कर रही। उसने प्यार से उसकी आंखों के किनारे के आंसू पोंछे और कहा, अब तुम मेरी एम्प्रेस हो, भविष्य में मैं तुम्हें इसकी भरपाई कई गुना करके दूंगा। इतना कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और लंबी चाल से बाहर निकल गया। लिन ईमो इंपीरियल स्टडी में पहुंचा और इंपीरियल डेस्क के पीछे बैठ गया। तभी काले कपड़ों में एक मजबूत आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आपका सेवक वू तियन लियांग महाराज को प्रणाम करता है। लिन एमो ने हाथ हिलाकर कहा, औपचारिकता छोड़ो। उसी समय उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट किया। वू तियन लियांग, कमांडर ऑफ द एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड, कल्टीवेशन 8th रेल्म, लॉयल्टी 100। समय कम था, इसलिए लिन एमो सीधे मुद्दे पर आया। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम अपने 800 भाइयों के साथ पैलेस के 5000 इंपीरियल गार्ड्स को खत्म कर सकते हो? वो तियान लियांग का शरीर हल्का कांप उठा। उसने कहा, महाराज, इंपीरियल गार्ड्स भ्रष्ट हैं और असली लड़ाई का कोई अनुभव नहीं रखते। हमारे लोग लाशों के पहाड़ और खून के समंदर पार करके यहां तक पहुंचे हैं। उन 5000 सिटी डिफेंस ट्रूप्स को खत्म करना उनके लिए बच्चों का खेल होगा। लिनेमो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, सुरक्षा के लिए तुम तुरंत भाइयों को इकट्ठा करो और यहां घात लगाकर बैठो। जब यूनक वे आए तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना और पहले उसके लीडर को पकड़ना। जैसा आदेश महाराज। वू तियन लियांग तुरंत वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर लिन एमो के अंदर गर्व की लहर दौड़ गई। शायद यह लिनन सिटी इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। थोड़ी देर बाद इंपीरियल स्टडी के अंदर से यूनेच वेई की तीखी आवाज सुनाई दी, महाराज महाराज। वह जल्दी जल्दी छोटे कदमों से अंदर भागता हुआ आया। लिनीमो ने उस घबराए हुए बूढ़े यूनक को उत्सुकता से देखा। जंगल के बीच इस शहर के लिए इतना नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हें सच में अपने देश से प्यार होता तो तुम्हें एम्परर एमेरिटस के साथ मर जाना चाहिए था। रमोन ने एम्परर एमेरिटस को रुकने के लिए मनाते हुए कहा। तभी लिन ईमो ने ताली बजाई और वू तियन लियांग तुरंत अपने आदमियों को अंदर ले आया। सबकी हैरानी के लिए यूनक वेई ने कोई विरोध नहीं किया और वू तियन लियांग की एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रिंग नाइफ को अपनी गर्दन पर टिकने दिया। यूनक वेई ने चारों तरफ मौजूद इंपीरियल गार्ड्स पर नजर डाली और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाराज, आपने चुपचाप इतने एक्सपर्ट्स इकट्ठा कर लिए और किसी को भनक तक नहीं लगी। लगता है आपका अब तक लो प्रोफाइल में रहना सिर्फ एक दिखावा था। फिर वह बोला, मैं पहले आपका सिर लेने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। आपने एम्परर एमेरिटस की लंबे समय तक सेवा की है और आपके पास अनुभव भी है। लिनन को अभी आपकी जरूरत है और मुझे भी। लिन ईमो ने वू तियन लियांग की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला उसकी योजनाओं के बारे में जान गया है। जहां तक यूनक वेई की सीक्रेट रिपोर्ट्स की बात थी, वह बोला, बेशक मैं तुम्हें यहीं रखूंगा। मुझे इंपीरियल गार्ड्स और सिटी डिफेंस फोर्सेस अपने कब्जे में लेनी है। यह सुनकर यूनेच वे गहराई से झुक गया और दोनों हाथों से 2 टाइगर टेलिस ऊपर उठाए। एक इंपीरियल गार्ड्स का था और दूसरा सिटी डिफेंस फोर्सेस का। लिनिमो ने वू तियान लियांग को इशारा किया और उसने तुरंत दोनों दस्तावेज लेकर अपने 2 आदमियों को दे दिए। हालात बेहद गंभीर थे। अब जब वह एम्परर बन चुका था तो उसे कुछ बड़ा करना ही था। कुछ काम है जो तुम्हें करने होंगे। यह सुनते ही यूनक वे जैसे अचानक 10 साल जवान हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और वह ध्यान से लिन ईमो को देखने लगा। महाराज, आदेश दीजिए, यह बूढ़ा सेवक अपनी जान देकर भी आपकी सेवा करेगा। लिन ईमो बोला, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। पहला, तुरंत मेरा फरमान जारी करो। पूरे देश के सभी वैसल किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स को आदेश भेजो कि वे तुरंत लेनिनग्राड आएं और एम्परर की रक्षा करें। यह सुनकर यूनक वे हक्का बक्का रह गया। क्या? लिनेमो ने बिना रुके दूसरा आदेश दिया। दूसरा, हैरम में बची हुई सभी कॉन्क्यूबाइंस को तुरंत बुलाओ। मैं उनसे एक एक करके पूछताछ करूंगा।
कुछ पल पहले तक यूनक वाई को लगा था कि सामने वाला शायद एक बुद्धिमान शासक है, लेकिन अब उसके दिमाग में फिर वही दो शब्द आए, अत्याचारी राजा। लेकिन लिन एमो की अगली बात सुनकर वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ओ हाँ, टैलेंटेड वुमेन, ब्यूटीज और पैलेस मेट्स का क्या, उन सबको भी पकड़कर यहां लाओ। यूनेच वेई ने गुस्से और सदमे में खून की उल्टी कर दी। जल्द ही दो आदमी उसे उसका काम करवाने के लिए बाहर ले गए। उसके जाने के बाद लिन इमो फिर इंपीरियल स्टडी में गहरी सोच में डूब गया। वह इस संकट से आखिर निकलेगा कैसे? हालांकि चेन चिंग हुआन किसी चलते फिरते ट्रेजर ट्रोव जैसी थी, लेकिन इस बार की जरूरतों के सामने वह भी समुद्र में एक बूंद के बराबर थी। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक योजना बनने लगी। सबसे पहले लिनन में सैनिक भर्ती करने होंगे। दूसरा, लिनन सिटी से 30 ली दूर ब्लैकविंड माउंटेन नाम की जगह थी, जहां अनगिनत डाकू और अपराधी रहते थे। वे गुजरने वाले व्यापारियों को लूटकर अपना गुजारा करते थे। अपने चरम समय में तो उन्होंने लिनन सिटी की सेना से भी जबरन पैसा वसूलने की कोशिश की थी। आखिर हर इंसान फायदे के पीछे भागता है। अगर उसके पास पैसा होगा तो वह उन लोगों को भी भर्ती कर सकता है। लेकिन असली समस्या फिर वहीं आकर रुकती थी, पैसा। लिन इमो ने हाथ से इशारा किया और वू तियन लियांग तुरंत झुककर उसके पास आया। पूरे शहर में नोटिस लगवा दो, सेना शहर की तरफ बढ़ रही है। लाइन में बचे सभी अमीर लोग चाहे पैसे दें या नहीं, उनसे जबरन योगदान लिया जाएगा। अगर कोई मना करे तो अपने आदमियों के साथ जाओ और उन्हें नॉर्दर्न बारबेरियंस के साथ मिलकर देशद्रोह करने के आरोप में गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। कुछ लोगों को उदाहरण बनाना जरूरी है, समझे? इतना कहकर लिन इमो ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें अपने पद के लायक बनना होगा, मेरा मतलब समझ रहे हो? वू तियन लियांग तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। महाराज, निश्चिंत रहें, एक मच्छर भी नहीं बच पाएगा। जैसा कि एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड के कमांडर से उम्मीद थी, वू तियन लियांग बेहद तेज और निर्दयी था। थोड़े ही समय में उसके भरोसेमंद लोगों ने पैलेस के 1000 इंपीरियल गार्ड्स और 5000 सिटी डिफेंस ट्रूप्स पर पूरा कब्जा कर लिया। जो भी उसकी बात मानने से इनकार करता, उसे तुरंत मार दिया जाता। उसने लोहे की मुट्ठी से सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। इसी दौरान लिंकन सिटी की गलियों और सड़कों में काउंटलेस नोटिसेस चिपका दिए गए। उन नोटिसेस ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। लोग नोटिस बोर्ड्स के आसपास जमा होकर जोर जोर से चर्चा करने लगे। नया एम्परर गद्दी पर बैठ गया, यह कब हुआ? क्या पुराना एम्परर भाग गया? पूरे शहर में डर फैल गया। कुछ लोग बेचैन थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ अपने परिवार के साथ तुरंत भाग जाना चाहते थे। लेकिन जल्द ही सबको एक बात समझ आ गई, शहर की दीवारों पर भारी पहरा था और कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। इस बीच लिनेमो के सामने बने चौक में सैकड़ों महिलाएं कतारों में खड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। ये सभी पैलेस की महिलाएं थीं जिन्हें एम्परर चिंगिन अपने साथ नहीं ले गया था। यूनेच वेई झुकी हुई कमर के साथ खड़ा था, जैसे अचानक 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसने भारी आवाज में कहा, महाराज, अगर आपने आज सच में ऐसा कुछ किया तो इतिहास में हमेशा के लिए शर्म के स्तंभ पर टांग दिए जाएंगे। लिनिमो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और 2 इंपीरियल गार्ड्स को बुलाकर आदेश दिया कि बूढ़े वेई को बाहर घसीट कर ले जाओ। तू अत्याचारी है, अत्याचारी! वेई घोंघों की दिल दहला देने वाली चीख दूर तक गूंजती रही, लेकिन लिनिमो ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तभी एक युवा यूनक जल्दी से उसके पास आया और चापलूसी करते हुए बोला, महाराज, पैलेस में बची हुई सारी सुंदर महिलाएं यहां मौजूद हैं। थत्त तेरे की, किसने कहा कि सिर्फ सुंदर लोगों को लाना है? जो सुंदर नहीं है उन्हें भी यहां लाओ। इतना कहकर लिन ईमो ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। जज ही महाराज, ये सेवक अभी आदेश का पालन करता है। लिन ईमो ने तुरंत आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट किया और सामने खड़ी हर महिला को स्कैन करने लगा। वांग रुतोंग लेवल ग्रीन, कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स, तेज जुबान, अत्यधिक फर्टाइल और फार्माकोलॉजी की कुछ जानकारी। उसी समय उसके दिमाग में फिर वही पुरानी यादें घूमने लगीं। एक भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं था जो फैमिली बोनस दे सके, इसलिए लिन इमो अब बिल्कुल भी पिकी नहीं रहा। उसे न तो किसी की खूबसूरती की परवाह थी और न ही एट्रीब्यूट्स की। जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहे और फैमिली ट्री एक्सपैंड होता रहे, उसके लिए वही काफी था। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, फ्रेंडली रिमाइंडर, यह फैमिली ट्री सिस्टम एक अजेय इमॉर्टल क्लैन बनाने के लिए है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। कृपया अपने क्लैन मेंबर्स की रैंक पर ध्यान दें। पर्पल रैंक से नीचे वाले मेंबर्स को फैमिली ट्री में शामिल नहीं किया जाएगा। तभी एक महिला आगे बढ़ी और बोली,
महाराज, ये कंक्यूबाइन आपकी सेवा करने को तैयार है। वह कॉन्सॉर्ट शू थी। उसे पता था कि एम्परर दक्षिण की तरफ भाग चुका है और विनाश अब सिर पर मंडरा रहा है। यह सुनकर लिन एमो का शरीर सिहर उठा और उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, इन्हें ले जाओ, जल्दी ले जाओ। उसने इतने सारे नाम चेक कर लिए थे कि उसकी आंखें तक थक चुकी थीं, लेकिन फिर भी एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसे फैमिली जीनोलॉजी में शामिल किया जा सके। लिन एमो ने सिर खुजलाया और मन ही मन गाली दी, आखिर मेरे लिए इतना बेकार कचरा ही क्यों छोड़ गए। ठीक उसी समय वह यूनक जिसे पहले बाहर भगा दिया गया था वापस लौट आया और अपने साथ एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं को लेकर आया। अचानक लिन एमो की आंखें फैल गईं और वह हैरानी से आखिरी महिला को घूरने लगा। नेम ल्यू शीशी, लेवल रेड, कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स क्लियर सोर्ड हार्ट। उसे फैमिली में शामिल करने से सभी सोर्ड कल्टीवेटर्स की एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। फैमिली हेड को भी क्लियर सोर्ड हार्ट एट्रीब्यूट प्राप्त होगा। इसके अलावा वह जाइटर और फ्लूट बजाने में भी निपुण थी और उसके अंदर नोबल ब्लड भी था। सिर्फ उसकी एंट्री ही बेहद शानदार थी। लेकिन जैसे ही लिन इमो ने उसका चेहरा देखा, उसके मन में उसे तलवार से मार डालने का ख्याल आने लगा। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने दांत भींचकर खुद को रोका और कहा, उसे मेरे कमरे में भेज दो। उसी समय जीन क्लैन के सभी बड़े लोग एंसेस्ट्रल हॉल में इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मास्टर, यह हरामी एम्परर हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। उसने हमारी कई दुकानों को बंद करवा दिया। जांग बिन ने आराम से चाय की एक चुस्की ली, जीभ से हल्की आवाज निकाली और बिल्कुल शांत दिखाई दिया। इतना घबराने की क्या बात है। वह खड़ा हुआ और सबकी तरफ नजर डाली। उसकी नजर से जो भी टकराता तुरंत सिर झुका लेता। बस कुछ दुकानें ही तो हैं, अगर उसे चाहिए तो दे दो। जांगबिन के इतना कहते ही कई लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, जैसे अचानक सब समझ गए हों। तभी एक सर्वेंट घबराया हुआ भागता हुआ अंदर आया। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि सबके सामने गिर पड़ा। मास्टर, वो कुत्ता एम्परर फिर से हमारे कई दुकानों को लुटवा रहा है। यह सुनते ही किसी का गुस्सा फूट पड़ा। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, लेकिन उसने लोगों को मारने की हिम्मत भी कर ली। एक आदमी चिल्लाया और सबकी नजरें फिर से परिवार के मुखिया पर टिक गईं। लेकिन जेंग बिन बस हल्का सा मुस्कुराया। घबराने की जरूरत नहीं है, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटने की आवाज आई और लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। काउंसिल चैम्बर का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया और वह सीधा सबके सामने आकर गिरा। दरवाजे के बाहर काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आसमान तो नहीं गिरेगा, लेकिन तुम्हारा दरवाजा जरूर गिर गया। उसके पीछे एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रिंग नाइफ्स पकड़े हुए कई खूंखार आदमी अंदर घुस आए। चेंग बिन ने खुद को संभाला और शांत आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? चेंग रेसिडेंस में घुसकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? वो त्यान लियंग हल्का सा हंसा। मैं वो त्यान लियंग हूं, एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड का सदस्य। मैं बस तुम्हारी फैमिली जीनियोलॉजी उधार लेने आया हूं। चेंग बिन पहले तो हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। तो तुम क्या चाहते हो? तभी कई और एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स अंदर घुस आए। कमांडर वू, चेंग फैमिली की जीनोलॉजी मिल गई। वो त्यान लियंग ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने हाथ को गर्दन पर फेरने जैसा इशारा किया। मार डालो, जीनोलॉजी के हिसाब से एक भी ना बचे। यह सुनकर झेंग बिन डर के मारे लड़खड़ा गया, लेकिन जब उसने देखा कि दुश्मन के अंदर घुस आने के बाद भी एक भी सर्वेंट या गार्ड मदद के लिए नहीं आया, तो उसे समझ आ गया कि बाहर के सभी गार्ड्स और असैसिन्स पहले ही मारे जा चुके हैं। सामने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। उसी पल जंग बिन को एहसास हुआ कि नया एम्परर बिल्कुल भी आसान शिकार नहीं है। वह धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, दया कीजिए। उसके आसपास खड़े बाकी क्लैन मेंबर्स, जो कुछ देर पहले तक घमंड और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, तुरंत उसके साथ घुटनों पर बैठ गए। इंपीरियल ब्रदर इन लॉ की शान और जेंग फैमिली की प्रतिष्ठा उस चमकती हुई एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रिंग ब्लेड के सामने चकनाचूर हो गई। लेकिन वू तिएन लियांग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, जेंग फैमिली ने नॉर्दर्न बारबेरियंस के साथ मिलकर देशद्रोह किया, मुनाफे के लिए सामान जमा किया, शाही आदेशों की अवहेलना की। इसलिए दूसरों को चेतावनी देने के लिए पूरे परिवार का सफाया किया जाएगा। किसी को मत छोड़ना। नहीं। छेंग बिन की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और अगले ही पल उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। वू तिएन लियांग ने ठंडे स्वर में कहा,
नामों की सूची पढ़ो, नियमों के मुताबिक सबकी पहचान पक्की करो। एक निर्दोष मर जाए तो चलेगा, लेकिन एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। जल्दी करो, महाराज जवाब का इंतजार कर रहे हैं। समझ गए? अगले ही पल एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रिंग ब्लेड्स चमक उठी और खून की धुंध हवा में फैलने लगी। इंपीरियल गार्ड्स की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उनकी हर हरकत तेज और सटीक थी। कुछ ही मिनटों में शानदार जेंग फैमिली मैंशन नरसंहार के मैदान में बदल चुका था। आधे घंटे बाद जोंग रेसिडेंस के दरवाजे फिर से सील कर दिए गए। इसी बीच राजधानी में बुलेटिन बोर्ड पर एक नया नोटिस चिपका दिया गया। उसमें लिखा था कि जो भी जियाजिंग शिंगली जैसी सोच रखेगा, यानी यह मानेगा कि वह कानून से बच सकता है, टैक्स या लेवी से बचने के लिए अपनी संपत्ति छिपाएगा या दुश्मनों के साथ मिलकर देशद्रोह करेगा, उसका वही हाल होगा जो जेंग फैमिली का हुआ है। यह खबर पूरे चंगान में आग की तरह फैल गई। लोग हर तरफ इस पर चर्चा करने लगे। लिनिमो का इरादा भी अब बिल्कुल साफ था। जो डोनेशन नहीं देगा उसका परिवार जब्त कर लिया जाएगा और पूरे क्लैन का सफाया कर दिया जाएगा। अचानक पूरे लिनन सिटी में डर और तनाव फैल गया। हर कोई डरा हुआ था, खासकर ऑफिशियल्स, नोबल्स, वेल्थी मर्चेंट्स और जेंट्री लोग लगातार बैठकर इसका हल निकालने लगे। थोड़ी ही देर में एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड द्वारा बनाए गए डोनेशन काउंटर्स के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। दूसरी तरफ जिनलिंग सिटी में एम्परर चिंगयान लिन युएन दक्षिण भागने के बाद आखिरकार थोड़ा स्थिर हुआ था और ड्रैगन थ्रोने पर बैठकर रिलोकेशन के बाद अपनी पहली कोर्ट मीटिंग कर रहा था। सब कुछ सही तरीके से चलता देख उसके अंदर गर्व की भावना पैदा हुई। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि एम्परर कौन है। असली बात यह थी कि जहां वह मौजूद है वहीं राजधानी है। वही ग्रेट वे का कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर था जहां सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे। इस समय उसकी बस एक ही इच्छा थी कि लिनिमो कुछ और दिनों तक लिनन को संभाल कर रख सके ताकि जिनलिंग को तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाए। तभी अचानक हॉल के बाहर से एक सैनिक की घबराई हुई आवाज आई, रिपोर्ट, अर्जेंट रिपोर्ट। अगले दिन गिनलिंग कोर्ट असेंबली में खबर मिली कि लिनान से सूचना आई है। यह सुनते ही सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स सतर्क हो गए। यहां तक कि थके हुए लिन युन भी तुरंत सीधे बैठ गए और यूनक्स को आदेश दिया कि सीक्रेट लेटर तुरंत पढ़कर सुनाया जाए। यूनक ने चिट्ठी खोली और सबसे पहले पढ़ा कि लिन ईमो ने नए रेन टाइटल का नाम युएनचू घोषित कर दिया है और पूरे शहर को सील करने का आदेश दिया है। यह सुनकर सब ने बस हल्का सा सिर हिलाया। कम से कम नया एम्परर नॉर्दर्न बारबेरियंस के डर से बिस्तर पर पड़ा नहीं था। लेकिन अगले ही पल यूनक की आवाज अजीब हो गई। उसने पढ़ना जारी रखा। चिट्ठी में लिखा है कि जिस दिन लिन ईमो गद्दी पर बैठा उसने न तो कोई ग्रैंड सेरेमोनी की और न ही कोर्ट अफेयर्स या लोगों की भावनाओं पर ध्यान दिया। उसने सबसे पहला काम यह किया कि क्राउन प्रिंसेस चेन चिंग हुआन को जबरदस्ती अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि उसने सीधे उसे जीचेन पैलेस के ड्रैगन थ्रोने पर एम्प्रेस घोषित कर दिया और उसी जगह वेडिंग नाइट भी मना ली। वह कहता रहा कि देश संकट में है, इसलिए सब कुछ सादगी से होना चाहिए। यहां तक कि वह पूरे एक दिन और रात तक बिस्तर से उठा तक नहीं। यह सुनते ही पूरे कोर्ट में हंगामा मच गया। सभी ऑफिशियल्स गुस्से में एम्परर को कोसने लगे। नॉर्दर्न बारबेरियंस की सेना 7 दिन में शहर घेरने वाली थी और नया एम्परर अपना पहला दिन और रात औरतों के साथ बिताने में लगा हुआ था। सब उसे पूरी तरह निकम्मा कहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा क्राउन प्रिंस लिन ये था। उसका सिंहासन छिन चुका था और उसकी पत्नी भी उससे छीन ली गई थी। गुस्से और अपमान से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उनसे क्रैकिंग की आवाज आने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि पूरा कोर्ट उसे घूर रहा है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लगभग बेहोश होकर गिरने वाला था। दूसरी तरफ ड्रैगन थ्रोने पर बैठा लिन युआन ऊपर से बेहद गुस्से में दिख रहा था। उसने आर्मरेस्ट पर जोर से मुक्का मारा और लिन इमो को हरामी कहते हुए रॉयल फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलाने का दोष देने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर लिन युआन खुद को समझा पा रहा था। आखिर लिन इमो को इतनी भयानक स्थिति में धकेल दिया गया था, इसलिए मरने से पहले उसका पागल हो जाना स्वाभाविक ही था। यह सोचकर लिन युएन ने जल्दी से क्राउन प्रिंस को शांत करने की कोशिश की और नरम आवाज में बोला, औरतें कपड़ों की तरह होती हैं, वैसे भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। भविष्य में तुम्हें ही सिंहासन संभालना है, इसलिए याद रखो कि बड़े काम करने वाले लोग छोटी बातों की परवाह नहीं करते।
एक शासक के दिल में गरजता हुआ तूफान होना चाहिए, लेकिन चेहरे पर हमेशा शांति। यह सुनकर क्राउन प्रिंस अपने गुस्से को दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सका और सम्मान से लिन युएन का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे जैसे यूनक आगे पढ़ता गया, हॉल का माहौल फिर बदलने लगा। चिट्ठी में लिखा था कि अगली सुबह लिन ईमो ने आदेश जारी किया कि पिछले एम्परर की सभी कॉन्क्यूबाइंस, टैलेंटेड वुमेन, ब्यूटीज और सुंदर पैलेस मेट्स को पकड़कर चौक में लाया जाए ताकि उनमें से चयन किया जा सके। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, हैरेम को भरते रहना। पुराने मिनिस्टर्स ने मेमोरियल्स भेजकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लिन ईमो ने उन्हें पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यह देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनते ही लिन युएन सीधे ड्रैगन थ्रोन से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसे अपने क्राउन की भी परवाह नहीं रही। वह अचानक खड़ा हुआ और गुस्से में चीख पड़ा, नालायक बेटा, जानवर, वो मेरी कॉन्क्यूबाइंस हैं, उसे यह करने की हिम्मत किसने दी? क्राउन प्रिंस की पत्नी छिन जाने तक तो वह खुद को संभाल पा रहा था, लेकिन अपनी औरतों की बात आते ही उसे लगा जैसे उसके सिर पर हरी टोपी चढ़ गई हो। पूरे कोर्ट में किसी की आवाज तक नहीं निकली। सिर्फ क्राउन प्रिंस मजबूरी में घुटनों पर बैठा और बोला, फादर, कृपया शांत हो जाइए। छठा भाई तो पहले ही मौत के मुहाने पर खड़ा है, उसके कारण अपनी सेहत खराब मत कीजिए। औरतें तो कपड़ों जैसी होती हैं और वे तो बस कुछ मामूली कॉन्क्यूबाइंस ही हैं। उसने वही बातें दोहराई जो थोड़ी देर पहले लिन युएन ने उसे समझाने के लिए कही थी। फादर के दिल में गरजता हुआ तूफान होना चाहिए, लेकिन चेहरे पर शांति। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही लिन युएन ने लाल चेहरे के साथ दांत पीसते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जा। इसके बाद लिन युएन ने गुस्से से दांत भींचते हुए यूनक को सीक्रेट लेटर आगे पढ़ने का आदेश दिया। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि लिन एमो ने फंड रेजिंग कैंपेन शुरू कर दी है और लिनन के अमीर परिवारों को जबरदस्ती धन और अनाज दान करने पर मजबूर किया जा रहा है। वह कह रहा था, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे, जिसके पास ताकत है वो ताकत दे, सब मिलकर मुश्किल का सामना करें और देश का साथ दें। यह सुनकर कोर्ट में कई लोग हंस पड़े। उनकी नजर में ताकतवर क्लैंस और अमीर व्यापारी तो पहले ही दक्षिण भाग चुके थे। लिनन से अब और कितना पैसा निकाला जा सकता था? ऊपर से नॉर्दर्न बारबेरियंस की कैवलरी इतनी खतरनाक थी कि अगर थोड़ा बहुत धन और राशन इकट्ठा भी हो जाए तो उसका क्या फायदा होने वाला था? धीरे धीरे कुछ लोगों को एहसास हुआ कि लिन ईमो का मकसद देश बचाना नहीं है। वह पहले औरतों में डूबा रहा और अब शहर गिरने से पहले जितना हो सके उतना धन लूटकर दक्षिण भागने की तैयारी कर रहा था। यहां तक कि लिन युएन भी सिर हिलाकर आह भरने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन इसके बाद यूनक ने जो पढ़ा उसने पूरे कोर्ट को पत्थर बना दिया और जुलाई हॉल का माहौल धीरे धीरे बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चैप्टर 9, पानी बहुत ठंडा है, मैं कूदने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे ही सीक्रेट लेटर आगे पढ़ा गया, पूरा कोर्ट पूरी तरह शांत हो गया। नए एम्परर लिन एमो ने नॉर्दर्न बारबेरियंस के साथ मिलकर देशद्रोह करने, माल छिपाकर मुनाफा कमाने और शाही आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में इंपीरियल अंकल जेंग बिन के घर पर हमला कर दिया था। फैमिली जीनोलॉजी के हिसाब से परिवार के सभी पुरुषों को मार दिया गया, अधिकारियों की पत्नियों और बेटियों को पकड़ लिया गया और सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अंत में उसने पब्लिक नोटिस भी लगवा दिया। यह खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जेंग बिन एम्परर चिंगान का साला था, लेकिन लिन एमो ने बिना हिचकिचाए पूरे परिवार का सफाया कर दिया। कोर्ट में जंग फैमिली से जुड़े सभी अधिकारियों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। जंग होइयोन के पैर तक कांपने लगे और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल सबको सच में एहसास हुआ कि लिनन सिटी में अब जीवन और मृत्यु का अधिकार लिन एमो के हाथ में है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि भले ही ये लोग गिनलिंग भाग आए थे, उनके बूढ़े माता पिता, पत्नियां, बच्चे और क्लैन मेंबर्स अभी भी लिनन में ही थे। उन्होंने सोचा था कि हालात शांत होने के बाद उन्हें बाहर बुला लेंगे, लेकिन अब लिन एमो ने सीधे शहर सील कर दिया था और फैमिली जीनियोलॉजी के हिसाब से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। यह तो उनके परिवारों के लिए मौत का फरमान था। कुछ ही पलों में पूरा इंपीरियल कोर्ट अराजकता में बदल गया। कोई रोते हुए कह रहा था कि उसका बेटा अभी भी लिनन में है, कोई अपनी बूढ़ी मां की चिंता में चिल्ला रहा था, तो कुछ लोग घुटनों पर बैठकर एम्परर चिंगन और रिटायर्ड एम्परर से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। जो अधिकारी अभी तक लिन एमो को मजाक समझ रहे थे, अब पूरी तरह टूट चुके थे।
कोर्ट की सारी मर्यादा खत्म हो चुकी थी। एम्परर चिंगन लिन युएन खुद भी पूरी तरह स्तब्ध था। वह उसका साला था, लेकिन लिन इमो ने सिर्फ पैसा लूटने के लिए पूरे परिवार का कत्ल करवा दिया। लिन युआन की नजर में अगर पैसे की कमी थी तो टैक्स बढ़ाए जा सकते थे, जनता को लूटा जा सकता था, लेकिन इतनी निर्दयी हरकत करने की क्या जरूरत थी? ग्रेट वे डायनेस्टी की नींव इन्हीं शक्तिशाली क्लैंस पर टिकी हुई थी और लिन इमो ने एक ही वार में उन सभी को दुश्मन बना लिया था। लिन युएन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था कि लिन इमो निकम्मा है, लेकिन असल में वह लिन इमो को नहीं बल्कि वे जोंगो को कोस रहा था, जिस पर उसने बहुत भरोसा किया था। आखिर 1000 इंपीरियल गार्ड्स और 5000 सिटी डिफेंस ट्रूप्स होने के बावजूद भी वे लिन इमो को काबू में नहीं कर पाए और उसे लिनन में खुला छोड़ दिया। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। नुकसान कम करने के लिए उसने तुरंत आदेश दिया कि एक डिक्री तैयार किया जाए। उसमें लिखा जाए कि लिन इमो तुरंत निर्दोष लोगों की हत्या बंद करे और जिंग फैमिली के पुराने अपराध माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही उसे आदेश दिया जाए कि शहर के दरवाजे तुरंत खोल दिए जाए ताकि कोर्ट ऑफिशियल्स के परिवार बिना रोक टोक दक्षिण जा सकें। उसी समय एक सीक्रेट एडिक्ट भी तैयार किया गया जिसे वे जोंगहुआ को भेजा जाना था। उसमें आदेश था कि वह लिन इमो और हरेम की कॉन्क्यूबाइंस पर कड़ी नजर रखे और उसे आगे कोई अनैतिक हरकत करने से रोके। जबकि जिनलिंग पूरी तरह अफरा तफरी में डूबा हुआ था, उसी समय शहर के बाहर जियासू में भी एक बड़ा तूफान उठ रहा था। नॉर्दर्न मेन कैवलरी की काली सेना दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका आर्मर स्याही की तरह काला था और हवा में लहराते बैनर्स आसमान को ढक रहे थे। सेना के सबसे आगे एक शानदार सफेद घोड़ा खड़ा था। और उसके ऊपर बैठी थी चांदी के आर्मर में लिपटी एक महिला, जिसके हाथ में लंबा भाला था। उसकी मौजूदगी वीर और दबदबे वाली थी। वह और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न मेंग की एम्प्रेस श्याओ युए एरोंग थी। कम उम्र होने के बावजूद श्याओ युए एरोंग पहले ही 9th रेल्म की पीक लेवल एक्सपर्ट बन चुकी थी और पूरे कॉन्टिनेंट में असाधारण प्रतिभा वाली हस्तियों में गिनी जाती थी। वह युद्ध भूमि के सबसे आगे चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला दबदबा बिना गुस्से के भी सबको दबा रहा था, बिल्कुल किसी असली वॉल्किरी की तरह। दूसरी तरफ जियासू सिटी की दीवारों पर ग्रेट वे के जनरल चेन हुआन तलवार पर हाथ रखे बाहर खड़ी सेना को घूर रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़े लेफ्टिनेंट्स की आवाजों में पहले से ही निराशा साफ झलक रही थी। कोई कह रहा था कि युनजो सिर्फ आधे दिन में गिर गया और डिफेंडिंग जनरल के पूरे परिवार का सिर शहर के दरवाजे पर काट दिया गया। कोई कह रहा था कि लिंगजो का डिफेंडिंग जनरल पहले ही सरेंडर कर चुका है, जबकि कुछ लोग बता रहे थे कि डिंगजो का डिफेंडिंग जनरल तो अपने पूरे क्लैन के साथ घुटनों पर बैठकर नॉर्दर्न बारबेरियंस का स्वागत करने निकल गया। अब जियासू सिटी में खाने और एरोज की कमी हो रही थी। लोग डर के मारे टूट चुके थे और सेना का मोरल पूरी तरह बिखर चुका था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यह सुनते ही चेन हुआन गुस्से से फट पड़े। वह अचानक पलटे और दहाड़ते हुए बोले, श्या प्रीफेक्टर्स, उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पास है। यह ग्रेट वे डायनेस्टी का गला है। मैंने देश से इतने उपकार पाए हैं तो बिना लड़े सरेंडर कैसे कर सकता हूं? इतना कहकर उन्होंने तलवार खींची, उसे सिटी गेट की तरफ तान दिया और ऊंची आवाज में कसम खाई, मैं चेन हुआन शिया प्रीफेक्चर के साथ जीऊंगा और मरूंगा। जो भी फिर से सरेंडर की बात करेगा उसे यहीं मार दिया जाएगा। उनकी इस दहाड़ के बाद सभी जनरल्स सन्न रह गए और किसी की दोबारा सरेंडर की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे खड़ी मैडम चेन की आंखें आंसुओं से भर गईं। चेन हुआन ने उसका हाथ पकड़ा और दुखी आवाज में कहा, मैं देश का बहुत ऋणी हूं। मैं सिर्फ देश के लिए मर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी इस मुसीबत में घसीट लाया। मैडम चेन ने दांत भींचकर जवाब दिया, जीवन में एक ही बिस्तर और मृत्यु में एक ही कब्र। मुझे कोई पछतावा नहीं। पति पत्नी की बातें सुनकर आसपास खड़े सैनिकों की आंखें भर आईं। हर किसी को लग रहा था कि जनरल चेन वफादार और धर्मी है, जबकि मैडम चेन दयालु और महान महिला है। ऐसे लोग अगर आज शिया प्रीफेक्चर में मर भी जाएं तो उनका नाम इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। इसके बाद चेन हुआन खुद अपनी पत्नी को सिटी वॉल से नीचे लेकर आए और धीरे धीरे सड़क से होते हुए अपने रेजिडेंस की तरफ चलने लगे। रास्ते में चेन हुआन ने शहर के डरे हुए लोगों को देखा तो उसका दिल भारी हो गया। उसे अपने वर्षों की पढ़ाई याद आने लगी और वह शब्द भी जो उसने राजधानी छोड़ते समय फेयरवेल बैंक्वेट में अपने साथियों के सामने लिखे थे।
जब तक नॉर्दर्न बारबेरियंस हार नहीं जाते मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये सोचते ही उसने लंबी सांस भरी और बोला, प्राचीन समय से कौन मृत्यु से बच पाया है? पेड़ों का मुरझाना और फिर खिलना सब स्वर्ग की इच्छा है। यह सुनते ही मैडम चेन पूरी तरह टूट गई। वह उसके सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वह कह रही थी कि नॉर्दर्न बारबेरियंस बहुत शक्तिशाली हैं और वैसे भी देर सबेर मरना ही है। उसे अपने पति के साथ यह जीवन बिताने का कोई पछतावा नहीं। लेकिन बोलते बोलते उसकी नजर अचानक सड़क किनारे बने एक कुएं पर गई और उसकी आंखों में कठोर फैसला चमक उठा। साफ था कि उसने मरने का निश्चय कर लिया है। अगले ही पल मैडम चेन आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोली, पतिदेव, मैं पहले येलो स्प्रिंग्स जाकर आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर उसने दांत भींचे और सीधे कुएं में कूद गई। ये देखकर चेन हुआन के होश उड़ गए। वह 3 कदम में दौड़कर कुएं तक पहुंचा और तुरंत हाथ अंदर डालकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ कुएं के पानी से टकराया, उसका पूरा शरीर कांप उठा। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और ठंड सीधे उसकी हड्डियों तक उतर गई। अभी तक मौत के लिए तैयार दिख रहा चेन हुआन अचानक पूरी तरह बदल गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, जल्दी मेरी पत्नी को बाहर निकालो। जब लोगों ने मरने के लिए तैयार मैडम चेन को कुएं से बाहर निकाला तो वह खुद पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चेन हुआन कांपती आवाज में बोला, मैडम, मैंने सोच लिया है। मैं चेन हुआन लोहे जैसा दृढ़ आदमी हूं। मैं जंग लगकर कैसे मर सकता हूं? चलो सरेंडर कर देते हैं। यह सुनकर मैडम चेन पूरी तरह हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या आपको डर नहीं कि इतिहास आपको हमेशा के लिए कायर कहेगा? लेकिन चेन हुआन उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। वह बस सिर झुकाकर धीरे से बोला, मुझे मौत से डर नहीं है, बस बस पानी बहुत ठंडा था। चैप्टर 10, द नॉर्दर्न मिंग एम्प्रेस। मैडम चेन अभी भी सिटी वॉल वाली घटना से उबर नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर अब भी कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। लेकिन चेन हुआन बड़े गंभीर भाव से समझाने लगा कि उसे मौत से डर नहीं है। असल समस्या यह है कि शिया प्रीफेक्चर अब बचाया नहीं जा सकता। अगर वे आखिर तक लड़ते रहे तो शायद नॉर्दर्न मंचू एम्प्रेस पूरे शहर के नरसंहार का आदेश दे देगी। वह बोलता गया और उसकी बातें और भी स्मूथ होती गईं। उसने यहां तक कहा कि अगर वह खुद सिटी गेट खोल देगा तो पूरे शहर के सोल्जर्स और सिविलियंस के लिए बचने का रास्ता निकल आएगा। ऊपर से देखने में यह सरेंडर लगेगा, लेकिन असल में यह दुश्मन को धोखा देने की रणनीति है, पीछे हटकर आगे बढ़ने वाली चाल। भविष्य में उसे फिर रिबेलियन का मौका मिलेगा और वह कभी सच में नॉर्दर्न बारबेरियंस के सामने झुकेगा नहीं। मडाम चेन को उसकी सारी बातें पूरी तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन उसे इतना जरूर लगा कि उसकी बातों में कुछ तर्क है। तभी बाहर से आई ठंडी हवा ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। आधे घंटे बाद शिया प्रीफेक्चर के दरवाजे सच में धीरे धीरे खुल गए। जनरल चेन हुआन सफेद झंडा हाथ में लिए अपने आदमियों के साथ पैदल शहर से बाहर निकला। नॉर्दर्न मैन आर्मी के सामने पहुंचते ही उसके घुटने जवाब दे गए और वह सीधे जमीन पर बैठ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, यह पापी सेवक चेन हुआन पूरी शिया प्रीफेक्चर सिटी को हेवनली आर्मी के सामने सरेंडर करने को तैयार है। बस एम्प्रेस से विनती है कि शहर के लोगों पर दया करें। उसके पीछे खड़े सभी जनरल्स भी एक साथ घुटनों पर बैठ गए। उनके सरेंडर करते ही नॉर्दर्न बारबेरियन कैवलरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, एम्प्रेस की जय, नॉर्दर्न बारबेरियन कैवलरी की जय। लेकिन शाओ युए एरोंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। काफी देर तक चीयर्स चलने के बाद उसने बस हाथ उठाया और मुट्ठी भींच दी। अगले ही पल पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो गया। वह अपने घोड़े पर ऊंचाई से बैठे हुए नीचे घुटनों पर झुके चेन हुआन को देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जनरल, तुम सच में बहुत समझदार आदमी हो। इसके बाद उसने तुरंत सेना को थोड़ी देर आराम करने का आदेश दिया और फिर दक्षिण की तरफ मार्च जारी रखने को कहा। साफ था कि उसकी नजर में शिया प्रीफेक्चर सिर्फ रास्ते में आने वाला एक छोटा सा पड़ाव था। रात होते ही नॉर्दर्न मैन आर्मी का मुख्य टेंट रोशनी से जगमगा उठा। नहाने और कपड़े बदलने के बाद शाओ युए एरोंग शीपस्किन मैप के सामने खड़ी थी और उसकी नजरें सीधे लिनन पर टिकी हुई थीं। बाहर इंतजार कर रहे सभी हाई रैंकिंग जनरल्स एक एक करके अंदर आए, जिनमें उसी दिन सरेंडर करने वाला चेन हुआन भी शामिल था। सबके झुककर प्रणाम करने के बाद शाओ यू एरोंग ने बिना पीछे मुड़े सीधे पूछा, लिनन से कोई नई खबर?
इंटेलिजेंस ऑफिसर तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, एम्परर चिंगयान लिन युएन अपने रॉयल रिलेटिव्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ दक्षिण की ओर जिनलिंग भाग गया है। उसने अपना थ्रोन अपने छठे बेटे लिन ईमो को दे दिया है और नए ईरा नेम का नाम युएनचू रखा गया है। यह सुनकर श्याओ युए एरोंग तिरस्कार से हंसी। उसे लगा कि सेंट्रल प्लेन्स में सच में कोई काबिल अधिकारी नहीं बचा। बूढ़े एम्परर का दक्षिण भाग जाना और नए प्रिंस का जल्दबाजी में गद्दी पर बैठना उसके लिए बस मौत का इंतजार कर रहे एक और आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। टेंट में मौजूद बाकी जनरल्स भी उसकी बातों से सहमत हो गए और ग्रेट वे डायनास्टी के लिए खुलकर तिरस्कार दिखाने लगे। तभी चेन हुआन भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ बोल पड़ा, ऐसा मूर्ख शासक किसी की लॉयल्टी के लायक नहीं है। आज मैंने एम्प्रेस के सामने सरेंडर करके स्वर्ग की इच्छा का पालन किया है। उसकी बातें सुनकर बाकी जनरल्स उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने लोगों को सरेंडर करते देखा था, लेकिन किसी को इतनी तेजी से नॉर्दर्न मैन कैंप में घुलते मिलते पहली बार देखा था। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने आगे रिपोर्ट दी कि लिन एमो के थ्रोन पर बैठने के बाद के एक्शंस बेहद हास्यास्पद थे। सबसे पहले उसने अपनी मंगेतर क्राउन प्रिंसेस चेन चिंग हुआन को सीधे एम्प्रेस बना दिया और दोनों ने पूरा एक दिन और रात ब्राइडल चेंबर में बिताया। चेन हुआन मौका देखकर लिन एमो को और नीचा दिखाने ही वाला था कि शाओ युए एरोंग ने ठंडी आवाज में उसे रोक दिया, चुप रहो, आगे बोलो। इसके बाद दूसरी खबर पढ़ी गई। अगले दिन लिन एमो ने लेट एम्परर की सभी कॉन्क्यूबाइंस, टैलेंटेड विमेन और पैलेस मेड्स जिन्हें साथ ले जाने का समय नहीं मिला था, उन्हें महल से बुलवाया और पब्लिक सिलेक्शन करके हैरेम में शामिल करना शुरू कर दिया। यह सुनकर यहां तक कि श्याओ युए एरोंग ने भी भौहें चढ़ा ली और तिरस्कार से बोली, क्या कामुक कमीना है। लेकिन इसके बाद उसने तुरंत लेनिनग्राद की ट्रूप स्ट्रेंथ के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि शहर में सिर्फ 5,000 सिटी गार्डिसन ट्रूप्स और 1,000 इंपीरियल गार्ड्स हैं और कोई दूसरी सेना मौजूद नहीं है, तो उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि लेनिनग्राद का जीना मरना साथ वाला फरमान किसी अंतिम युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि जबरदस्ती धन और राशन लूटने का बहाना है ताकि लिन एमो खुद को अमीर बना सके। फिर उसने पूछा कि नॉर्दर्न मैंग आर्मी को लिनन पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबॉर्डिनेट ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन। यह सुनकर श्याओ यू एरोंग ने अचानक चेन हुआन की तरफ देखा और पूछा, अगर श्या प्रेफेक्चर में 20,000 सैनिक होते और सामने 2 लाख आयरन कैवलरी खड़ी होती तो नतीजा क्या होता। चेन हुआन डर के मारे तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बार बार कहने लगा कि जीतने का कोई मौका नहीं था। तब श्याओ यू एरोंग ने फिर पूछा, अगर श्या प्रेफेक्चर भी नहीं टिक सकता तो लिन एमो को नॉर्दर्न बारबेरियंस के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने की हिम्मत कहां से मिली। यह सुनते ही चेन हुआन जोर से चिल्लाया, ग्रेट वे की किस्मत खत्म हो चुकी है। हेवन का मैंडेट आपकी महिमा के साथ है। यहां तक कि उसने खुद आगे बढ़कर यह भी कहा कि वह रास्ते में आने वाले प्रेफेक्चर्स और काउंटीज को नॉर्दर्न मेंग की ओर से सरेंडर करने के लिए मनाएगा। उसकी बातें बाकी सभी से ज्यादा उग्र थीं। श्याओ यू एरोंग बस शांत होकर सुनती रही, फिर हल्का सा सिर हिलाकर उसे आदेश दिया कि वह तुरंत हल्के सामान के साथ निकल पड़े और रास्ते में आने वाले शहरों को जल्द से जल्द गेट्स खोलकर सरेंडर करने के लिए राजी करे। जैसे ही मिलिट्री ऑर्डर जारी हुआ, पूरे टेंट में खून और युद्ध जैसी किलिंग इंटेंट भर गई। उसी समय दूर लिनन इंपीरियल पैलेस में लिन ईमो भी एक और मुसीबत से निपटने की तैयारी कर रहा था। पैलेस लौटने के बाद उसने पैलेस डोर खोला और तुरंत फिर से बंद कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे हॉल में बाहर की एक भी रोशनी अंदर न आए। वजह बहुत आसान थी। ड्रैगन बेड पर हाथ पैर बांधकर पड़ी महिला और कोई नहीं बल्कि ली शीशी थी, और सच कहें तो लिन ईमो उसका चेहरा साफ साफ देखना ही नहीं चाहता था। ली शीशी कसकर बंधी हुई थी और उसकी मेरिडियंस भी सील कर दी गई थीं, इसलिए वह सिर्फ बेड पर लगातार छटपटा सकती थी। लिन ईमो अंधेरे में टटोलते हुए बेडसाइड तक पहुंचा। उसकी लगातार हरकतों से परेशान होकर उसने चिढ़कर फुसफुसाया, चुप रहो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ली शीशी गुस्से से चिल्लाई, तू हरामी एम्परर, मुझे छोड़ दे। यह सुनते ही लिन ईमो का गुस्सा भड़क उठा और उसने सीधे धमकी दी, अगर फिर चिल्लाई तो यही मार दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ली शीशी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने दांत भींचकर जवाब दिया, हरामी एम्परर, अगर तूने मुझे छुआ तो तू मर जाएगा। लिन ईमो ठंडी हंसी हंसा, तुम जैसी कैदी मुझे मारोगी। चैप्टर 11, ट्रिगरिंग द बैरियर, इग्नोर बेसिक फैमिली बिल्डिंग गिफ्ट पैक।
ली शिशी उसके हाथों में जकड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी लगातार धमकियां देती जा रही थी कि जो भी उसे छुएगा वह मर जाएगा। वह अपने चेहरे की शिकायत करते हुए कह रही थी कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लिन ईमो को इसमें भी मजा आने लगा। उसने आराम से जवाब दिया, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूं। यह सुनकर ली शिशी शर्म और गुस्से से भर गई और उसे उसके बेचैन हाथों के लिए कोसने लगी। लिन एमो ने तुरंत पलटकर कहा कि वह खुद ही ज्यादा हिल रही है। दोनों लगातार एक दूसरे पर ताने कसते रहे। ली शिशी अपनी स्टेटस का दबाव डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिन एमो अब इतना थक चुका था कि उसे सुनने का मन नहीं था। आखिर उसने अंधेरे में उसका मुंह ही बंद कर दिया। जल्दी ही हॉल में सन्नाटा छा गया और सिर्फ हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन लिन इमो के दिमाग में गूंज उठा और पूरी रात का माहौल बदल गया। डिंग! होस्ट को क्लियर स्वॉर्ड हार्ट एंट्री प्राप्त हुई। स्वॉर्ड पाथ की कल्टीवेशन अब आधी मेहनत में दोगुनी प्रभावी होगी। डिंग! होस्ट ने फैमिली लाइन एक्सपैंड की है। फैमिली ट्री में नया मेंबर जोड़ा है, ली शिशी, लेवल रेड। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने और जानकारी दिखाई। ली शिशी के पास जन्मजात सोर्ड टैलेंट, जिदर और फ्लूट मास्टरी और साहित्यिक प्रतिभा है। अगर उसे फैमिली में शामिल किया जाए तो फैमिली सोर्ड कल्टीवेटर्स की एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। यह देखकर लिनेमो पहले तो दंग रह गया, फिर उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। शुरुआत में उसे लगा था कि यह महिला बस किसी अज्ञात बैकग्राउंड वाली मुसीबत है, लेकिन असल में वह रेड क्वालिटी मेंबर निकली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा पागलपन भरा था। सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया कि उसने हिडन एट्रीब्यूट्स ट्रिगर कर दिए हैं। हिडन टर्म डिस्कवर्ड, फ्यू ऑफ स्प्रिंग। हिडन टर्म डिस्कवर्ड, बॉडी ऑफ ऑल स्पिरिट्स। डिंग! ली शिशी गर्भवती है। रिवॉर्ड बेसिक फैमिली बिल्डिंग गिफ्ट पैक। अभी खोले? लिन एमो ने बिना एक पल गंवाए तुरंत गिफ्ट पैक खोल दिया। अगले ही पल उस ग्रैंड गिफ्ट पैकेज के रिवॉर्ड्स सामने आ गए। 800 सेट्स ब्राइड आर्मर, 800 ब्लैक मेन हॉर्सेस, 100 कैटापल्ट्स, एक सिटी वॉल एनहांसमेंट कार्ड और साथ में एक नया फीचर अनलॉक हुआ, 1000 फैमिली प्रेस्टीज। ये सब देखकर लिन इमो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके मन में बस यही आया कि यह सिस्टम आखिर हर चीज में 800 पर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। लेकिन इन रिवॉर्ड्स से भी ज्यादा उसकी दिलचस्पी बॉडी ऑफ 1000 स्प्रिट्स में थी। पहली ही कोशिश में जैकपॉट लगने का एहसास होते ही लिन एमो समझ गया कि यह बदसूरत दिखने वाली औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। वह तुरंत ली शीशी की तरफ मुड़ा और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुम आखिर हो कौन? ली शीशी धीरे धीरे होश में आई। साफ था कि वह अभी तक बेहोश थी। उसने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन लिन एमो पहले ही हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा पकड़ चुका था। वह उसका ह्यूमन स्किन मास्क उतारना चाहता था। काफी देर तक तलाशने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और इससे वह और ज्यादा बेचैन हो गया। चेहरे पर नाखून लगने से ली शिशी को दर्द हुआ और वह गुस्से में उसे कामुक आदमी कहकर कोसने लगी कि अब उसका अंत तय है। लेकिन लिन एमो पूरी तरह शांत रहा। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, लेकिन अगर नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा बिना बाप के पैदा हो तो समझदारी से पेश आओ। तुम पहले से गर्भवती हो। यह सुनते ही ली शिशी पूरी तरह जम गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब सच में हो गया है। उसे टूटते हुए देखकर लिन ईमो ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। उसने बस इतना कहा कि जब सोच लो तब अपनी असली पहचान बता देना, और फिर मुड़कर बाहर चला गया। पैलेस के बाहर आते ही लिन ईमो ने तुरंत फैमिली पैनल खोला। वहां उसने देखा कि फैमिली ट्री की जड़ों से अब 2 नई छोटी शाखाएं निकल आई हैं। लिन क्लैन फैमिली लेवल 0, क्लैन हेड लिन एमो, एट्रीब्यूट्स गोल्डन किडनी, इग्नोर बैरियर्स, क्लियर सोर्ड हार्ट, वाइफ चनचिंग हुआन, डेली प्रोडक्शन 50 गोल्ड टेल्स और 5 रैंडम पिल्स, करंट स्टोरेज 100 गोल्ड टेल्स और 10 ची गैदरिंग पिल्स, कॉन्क्यूबाइन ली शिशी, स्टेटस प्रेग्नेंट, इफेक्ट फैमिली सोर्ड कल्टिवेशन एफिशिएंसी प्लस 10%, फैमिली फाउंडेशन लिनन, फैमिली प्रेस्टीज 1000, पॉपुलर सपोर्ट प्लस 10। जैसे ही लिन एमो पैलेस गेट से बाहर निकला, एक इंपीरियल गार्ड ने आकर रिपोर्ट दी कि एम्प्रेस ने उसे बुलाया है। जब वह पहुंचा तो चेन चिंग हुआन 2 पैलेस मेड्स के सहारे खड़ी हो चुकी थी।
पहले दिन की तुलना में अब वह काफी ज्यादा शांत और आज्ञाकारी लग रही थी। उसके अंदर एक वेल ब्रेड नोबल लेडी की कोमल और रिफाइंड ऑरा थी। लिनेमो को देखते ही उसने हल्की नाराजगी और शिकायत भरे स्वर में पूछा, महाराज ने कहा था कि आप देश संभालने जा रहे हैं, क्या उसी तरह की चीजें करने गए थे? यह सवाल सुनकर लिनेमो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक दिन में ही चेन चिंग हुआन इतनी जेलस हो जाएगी। लेकिन जल्दी ही चेन चिंग हुआन ने खुद को संभाल लिया और असली बात पर आ गई। उसने कहा, अब जब मैं एम्प्रेस हूं तो ग्रेट वेई और अपने पति का बोझ बांटना मेरा कर्तव्य है। भले ही जिन फैमिली दक्षिण चली गई हो, लेकिन राजधानी में अब भी हमारी बहुत बड़ी संपत्ति बची हुई है। मैं वह सब दान करने को तैयार हूं ताकि आप नॉर्दर्न बारबेरियंस का सामना कर सकें। यह सुनकर लिनेमो की आंखें हल्की नम हो गईं। इस दुनिया में 18 साल जीने के बाद पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी और मौत की सच में परवाह की थी। उसी पल जब उसने चेन चिंग हुआन को दोबारा देखा तो उसे लगा कि यह औरत पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिल छू लेने वाली है। इसके बाद चेन चिंग हुआन ने अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा किया। राजधानी में उसके पास 30,000 गोल्ड टेल्स और 1 लाख डैन अनाज मौजूद था। उसने यह भी कहा कि लिन इमो जिनलिंग में उसके पिता चेन सिके को संदेश भेजे ताकि वह पूरी ताकत से कोर्ट की मदद करे। यह सुनते ही लिन इमो पूरी तरह दंग रह गया। चेन सी के ग्रेट वे डायनेस्टी का सबसे अमीर आदमी था। सच में आसमान छूती दौलत वाला इंसान। अगर उसका समर्थन मिल जाए तो लिनन को बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उसी समय लिनेमो को एहसास हुआ कि चेन चिंग हुआन की सबसे कीमती चीज उसके एट्रीब्यूट्स नहीं बल्कि उसका सच्चा दिल है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अनजाने में अपने बोलने का तरीका भी बदल गया। चिंग हुआन, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका सकता हूं? चेन चिंग हुआन उसके सीधे और गर्मजोशी भरे व्यवहार से लाल पड़ गई। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में फुसफुसाई, अगर महाराज सच में मुझ पर दया करते हैं तो आज मुझे छोड़ दीजिए। चैप्टर 12, ऐसी पत्नी हो तो पति को और क्या चाहिए। एम्प्रेस की दया की गुहार सुनते ही दोनों पैलेस मेट्स की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत घुटनों पर बैठ गईं और शर्म से लाल चेहरे के साथ बोलीं कि एम्प्रेस की तबीयत ठीक नहीं है। अगर महाराज सच में किसी को दंड देना चाहते हैं तो वे दोनों बहनें उसकी जगह पनिशमेंट सहने को तैयार हैं। उनका मतलब बिल्कुल साफ था। लिनेमो ने दोनों की तरफ देखा और तुरंत सिस्टम एंट्रीज सामने आ गईं। ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों के पास सिर्फ ग्रीन एट्रीब्यूट्स थे। एक की एंट्री थी अंदर से गर्म लेकिन बाहर से ठंडी और अकेली। दूसरी की एंट्री थी पैलेस इंट्रीग की बिगिनर, ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया और थोड़ी सुंदरता। यह सब देखते ही लिनेमो का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसने दोबारा उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। तुरंत उसने सख्त चेहरा बनाया और ठंडी आवाज में कहा, हिम्मत कैसे हुई? यह तुम्हारे चाहने या न चाहने की बात नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि मैं क्या चाहता हूं। इतना सुनते ही दोनों पैलेस मेड्स डर के मारे सिर झुकाकर चुप हो गईं और कमरे का माहौल अचानक शांत हो गया। तभी चेन चिंग हुआन फिर धीरे से झुकी और नरम आवाज में बोली, महाराज, मेरे रेजिडेंस में एक सीक्रेट वॉल्ट है। उसमें मेरे पिता की कई सालों से जमा की हुई प्रेशियस ट्रेजर्स रखी हैं। अगर महाराज चाहें तो जाकर देख सकते हैं। शायद उसमें कुछ आपके काम आ जाए। यह सुनकर लिन एमो कुछ पल के लिए चौंक गया। अगले ही पल वह मन ही मन गहरी सांस लेकर सोचने लगा, अगर पत्नी ऐसी हो तो आदमी को और क्या चाहिए। क्राउन प्रिंस चाहे जितनी जल्दी भाग गया हो, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई यह एम्प्रेस सच में किसी वरदान से कम नहीं थी। बाकी सब छोड़ भी दें, सिर्फ उसकी समझदारी और व्यवहार ही उसे बाकी औरतों से बहुत आगे खड़ा करते थे। लेकिन जब लिनेमो सच में चन फैमिली के ट्रेजर वॉल्ट के अंदर पहुंचा तो वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। पूरा वॉल्ट सोने की चमक से जगमगा रहा था। वहां अनगिनत प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स और प्राचीन ट्रेजर्स भरे पड़े थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि एक कोने में आर्मर और वेपन्स का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। यह अब किसी साधारण परिवार की कलेक्शन नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सीमा पार करके रिबेलियन की तैयारी की गई हो। लिनेमो ने तुरंत चेन चिंग हुआन की तरफ देखा और उसकी नजरों में सवाल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन चेन चिंग हुआन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे समझाया कि चून फैमिली का कभी रेबेलियन करने का इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि एम्परर किन बेहद
मूर्ख और निकम्मा था, इसलिए परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ट्रम्प कार्ड्स छिपाकर रखने पड़े। वह बिल्कुल शांत स्वर में बोल रही थी, लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वह उन चीजों की असली ओरिजिन को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही। लेनिमो ने हाथ हिलाकर लॉयल्टी जैसी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे रिबेलियन से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारे किन फैमिली के पास अभी भी प्राइवेट आर्मी है? चिनचिंग ह्वान कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिर उसने सच बता दिया। 5,000 आदमी हैं। मैंने पहले ही घर पर चिट्ठी लिख दी है। महाराज किसी को भेजकर उसे पहुंचा सकते हैं। 5,000? ये सुनते ही लिन एमो ने राहत की सांस ली। ट्रेजरी का पैसा, वेपन्स और ससुर के हाथों में मौजूद सेना, ये अब कोई साधारण डाउरी नहीं, बल्कि सच में जिंदगी बचाने वाला ट्रम्प कार्ड था। लिनन बच पाएगा या नहीं ये अलग बात थी, लेकिन अब उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका था। उसने चेन चिंग ह्वान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, एम्प्रेस ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है कि मैं इसका बदला सिर्फ अपने इंपीरियल बेड से ही चुका सकता हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेन चिंग ह्वान शर्म से लाल हो गई और जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। वह धीमी आवाज में डांटते हुए बोली, महाराज आसपास अभी भी लोग खड़े हैं, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? लिनेमो ने 2 बार खांस कर माहौल संभाला। उसे भी एहसास था कि आसपास पैलेस मेड्स और इंपीरियल गार्ड्स अभी भी देख रहे हैं, इसलिए वह सीधे बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया। वहां चून फैमिली द्वारा वर्षों से जमा किए गए मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स रखे हुए थे। उसे डिवाइन वेपन्स की कमी नहीं थी। आखिर उसके पास पहले से एम्परर्स सोर्ड मौजूद थी। असली चीज जिसने उसे उत्साहित किया था वे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थीं जो उसकी कम्बैट पावर को तेजी से बढ़ा सकती थीं। फिलहाल वह सिर्फ 4th रेल्म में था और असली टॉप टियर मास्टर्स से अभी बहुत दूर था। लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि अगर वह एक भी पावरफुल मार्शल आर्ट सीख जाए तो शायद सही समय पर उसकी जान बच सकती थी। इसलिए उसने पूरी तन्मयता से सोर्ड मैनुअल्स और टेक्निक्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कोई मौका हाथ से न निकल जाए। उसके बगल में खड़ी चेन चिंग ह्वान ने तुरंत उसकी सोच समझ ली और धीरे से बोली, अगर महाराज जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तो बाईं तरफ रखी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक्स देखने की जरूरत नहीं है। वे धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली टेक्निक्स हैं और उनमें बहुत समय लगता है। अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा। यह सुनकर लिन एमो थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कल्टीवेशन न कर पाने वाली लड़की को इतना ज्ञान होगा। लेकिन चनचिंग वन शांत रही और बोली, मैं बचपन से कमजोर रही हूं, कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट्स पढ़े। धीरे धीरे सब याद हो गए। यह सुनते ही लिन इमो का दिल धक से रह गया। यह कोई कमजोर एम्प्रेस नहीं थी, बल्कि मार्शल आर्ट्स नॉलेज की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थी। सच में ट्रेजर ट्रोव। लिन इमो के कहने पर चेन चिंग ह्वान ने उसके लिए सोर्ड टेक्निक्स चुनना शुरू कर दिया। वह बुक शेल्फ देखते हुए हर टेक्निक को विस्तार से समझाने लगी। 13 स्टाइल्स ऑफ चिंगफंग हल्की और तेज है, लेकिन उसमें लीथैलिटी कम है। कोंगायू सोर्ड टेक्निक बेहद ताकतवर और भारी है, लेकिन एनर्जी बहुत खर्च करती है। स्प्लिटिंग लाइट एंड शैडो सोर्ड में इल्यूजन और रियलिटी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे मास्टर करना बेहद कठिन है। एज्योर सी टाइड सोर्ड लंबे बैटल्स के लिए अच्छी है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत धीमी है। उसकी बातें सुनते सुनते लिन इमो ने हाथ हिलाकर बीच में रोक दिया। बस करो, बाकी सब छोड़ो और मुझे सबसे ताकतवर सोर्ड टेक्निक चुन कर दो। इस समय वह कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आखिर उसके पास क्लियर सोर्ड हार्ट था और ऊपर से कई एडिशनल एट्रीब्यूट्स का सपोर्ट भी। हालांकि चेन चिंग ह्वान को लगा कि वह जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस हो रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम बचा है। आखिर वह बुकशेल्फ के सबसे कोने तक गई, पंजों पर खड़ी हुई और धूल से भरी एक पुरानी पीली किताब नीचे उतारी। धूल हटाने के बाद उस पर 4 खूबसूरत शब्द दिखाई दिए, 7 swords of heaven slaying। चेन चिंग ह्वान गंभीर स्वर में बोली, कहा जाता है कि यह सोर्ड टेक्निक स्वर्ग और पृथ्वी की क्रिएशन तक को काट सकती है, लेकिन यह बेहद ऑब्स्क्योर है और पिछले 100 सालों में कोई इसे मास्टर नहीं कर पाया। अगर जबरदस्ती समझने की कोशिश की जाए तो ची डिविएशन भी हो सकता है। वह लिनेमो को कोई सुरक्षित कल्टीवेशन टेक्निक चुनने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही पीछे से हवा और बिजली जैसी आवाज आने लगी। चेन चिंग ह्वान अचानक पलटी और उसकी आंखें फैल गईं। लिनेमो पहले ही आंखें बंद की खड़ा था। उसके शरीर के चारों तरफ सोर्ड
एनर्जी घूम रही थी। उसके कपड़े बिना हवा के भी लहरा रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी तलवार के आसपास मानो तारों जैसी रोशनी घूम रही थी। उसकी धार इतनी खतरनाक थी कि पूरा ट्रेजर वॉल्ट कुछ पल के लिए शांत हो गया। लिनेमो वहीं खड़ा था और उसकी ऑरा लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो वह सच में आसमान से सूरज, चांद और सितारों को पकड़ सकता हो। चेन चिंग हुआन स्तब्ध होकर यह सब देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया और सांस लेना तक भूल गई, क्योंकि यह वही एक्स्ट्रॉर्डनरी फिनोमिनॉन था जिसका जिक्र सेवन सोर्ड्स मैनुअल में ग्रेट परफेक्शन के रूप में किया गया था। चैप्टर 13, इतनी सहनशीलता, आखिर मकसद क्या है? लिनीमो ने सिर्फ कुछ दर्जन सांसों जितनी देर तक आंखें बंद रखीं और जब दोबारा खोलीं तो उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। उसने जानबूझकर चेन चिंग हुआन की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। एम्प्रेस, आपने कहा था कि कौन सा सोर्ड स्ट्राइक सबसे कठिन है। मैंने लगातार 7 सोर्ड स्ट्राइक्स प्रैक्टिस किए और मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। उसके दिल में साफ था कि इस समय उसे चेन चिंग हुआन को उम्मीद देनी ही होगी। चेन चिंग हुआन वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आवाज सतत कांपने लगी। महाराज, आपने इतनी कम देर में सब मास्टर कर लिया? कई प्रतिभाशाली लोग 100 साल तक मेहनत करने के बाद भी इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना शुरू तक नहीं कर पाए थे, लेकिन लिन ईमो ने इसे ऐसे सीख लिया जैसे कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो। उसे लग रहा था कि इतने वर्षों की उसकी सारी समझ एक ही पल में टूट गई। लिन ईमो ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने बस हाथ उठाया, तलवार निकाली और हल्के से एक वार किया। तुरंत साफ रिंगिंग साउंड गूंजी और आधे चांद जैसी सोर्ड लाइट हवा में फैल गई। वह कई सांसों तक हवा में तैरती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस सोर्ड इंटेंट पर उसका नियंत्रण इतना परफेक्ट था कि अब किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं रही। चेन चिंग हुआन के मन में अब कोई शक नहीं बचा था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ चुका था। उसे आखिर समझ आ गया कि दुनिया की नजर में मीडियम और यूजलेस दिखने वाला यह सिक्स्थ प्रिंस असल में इतने सालों से खुद को छिपाकर बैठा था। अगर एम्परर चिंग को पता चलता कि उसने ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया है तो शायद वह जिंदगी भर पछताता। यह सोचकर चेन चिंग हुआन ने अब और देर नहीं की और तुरंत अपने परिवार को चिट्ठी लिखने का फैसला कर लिया ताकि वे पूरी ताकत से लिन ईमो का समर्थन करें। इसी बीच ग्रेट वे के अलग अलग इलाकों में भी लिनन से भेजे गए इंपीरियल एडिक्ट्स पहुंचने लगे, जिनमें रीइंफोर्समेंट्स मांगी गई थीं। इस दुनिया में सबसे तेज कम्युनिकेशन मेथड था एज्योर थंडर ईगल। इस दुनिया में एज्योर थंडर ईगल सबसे तेज कम्युनिकेशन मेथड था। इस ईगल को टेम करना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक बार ट्रेन हो जाने के बाद ये एक दिन में 10,000 माइल्स तक उड़ सकता था, इसलिए इसकी कीमत अनमोल मानी जाती थी। इसी वजह से लिनन से भेजी गई मदद की गुहार बहुत जल्दी अलग अलग सिटी लॉर्ड्स तक पहुंच गई। सीक्रेट एडिक्ट मिलने के बाद चिनचेंग के लॉर्ड कुचाओ ने उसे अपने पीछे खड़े जनरल्स और एडवाइजर्स को थमा दिया और गहरी आवाज में पूछा, तुम लोगों का क्या विचार है? तुरंत एक युवा जनरल आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला कि वह उत्तर की ओर मार्च करके एम्परर की रक्षा करना चाहता है। उसकी नजर में अगर लिनन गिर गया तो ग्रेट वे डायनेस्टी का अंत तय था और वे राजधानी को यूं ही नष्ट होते नहीं देख सकते थे। लेकिन उसके बोलते ही किसी ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, एम्परर चिंगान तो पहले ही 3 लाख एलीट ट्रूप्स लेकर दक्षिण भाग चुका है और लिनन में सिर्फ बिखरी हुई सेना छोड़ गया है। सोर्ड सिटी के पास अभी केवल 30,000 सैनिक हैं और उन्हें भी बैंडिट्स और आउटलॉज से निपटना पड़ता है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न बारबेरियंस की 2 लाख आयरन कवालरी लगातार शहरों को कुचलती चली आ रही है। हमारी इतनी छोटी सेना उनके सामने समुद्र में एक बूंद जैसी होगी। धीरे धीरे बाकी लोग भी खुलकर बोलने लगे। कुछ ने तो इशारों में यह तक कह दिया कि इस कैओटिक एरा में सबसे अच्छा यही होगा कि अपनी ताकत बचाकर रखी जाए और सही मौके का इंतजार किया जाए। शायद भविष्य में गूकाओ को भी थ्रोन हासिल करने का मौका मिल जाए। यह सुनते ही गूकाओ का चेहरा काला पड़ गया और वह गरज उठा, बकवास, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल उसने बहुत चालाकी से सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। उसने उत्तर दिशा की तरफ हल्का झुककर गंभीर चेहरे से कहा, ऐसा नहीं कि मैं सेना भेजना नहीं चाहता, लेकिन एम्परर एमेरिटस के आदेश के बिना मैं अपने सैनिकों को हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके बाद उसने आदेश दिया कि लिनन को जवाब भेजा जाए। जिनचेंग में बैंडिट्री बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए सेना भेजना संभव नहीं। साथ ही गिनलिंग को अलग मेमोरियल भेजकर एम्परर एमेरिटस के प्रति अपनी लॉयल्टी भी जताई जाए। दूसरी तरफ
चिंजो के लॉर्ड जोंगमिंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। इंपीरियल एडिक्ट पढ़ते समय उसका चेहरा भी असमंजस से भरा हुआ था। तभी उसका बड़ा बेटा वेन शिनजियांग आगे बढ़ा और बोला, एम्पर संकट में है। हमारे परिवार ने पीढ़ियों तक राज्य की कृपा पाई है। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। लेकिन जोंग मिंग ने सिर्फ लंबी सांस ली और इंपीरियल एडिक्ट को मेज पर रख दिया। साफ था कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है। उसने अपने बेटे से कहा, असली एम्परर दक्षिण में नंजिंग में है। ग्योंगबे का लिन एमो तो बस एक मस्खरा है। ऊपर से रिटायर्ड एम्परर का सीक्रेट एडिक्ट भी आ चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि कोई सेना नहीं भेजी जाएगी। लिनन का पतन तय है और इस समय सबसे जरूरी बात अपनी ताकत बचा कर रखना है। लेकिन वेन सिंजांग ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह हर वाक्य के साथ और ज्यादा तीखा होता गया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, अगर नॉर्दर्न बारबेरियन सच में लाइनन पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या उसके बाद हमारे पास पलटवार करने का मौका बचेगा? अगला निशाना सारे प्रीफेक्चर्स होंगे और शिंजो भी नहीं बचेगा। अगर हम अभी सेना भेजते हैं तो कम से कम लॉयल्टी और राइटियसनेस का नाम तो छोड़ जाएंगे। अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद सरेंडर करने का मौका भी नहीं बचेगा। यह सुनते ही झोंग मिंग आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, लिन एमो एक व्यभिचारी है। उसने अपने भाई की पत्नी छीन ली, हरम में हंगामा मचा दिया, जबरदस्ती धन इकट्ठा किया और सत्ता दिखाने के लिए अंधाधुंध हत्या कर रहा है। ऐसा आदमी बचाने लायक नहीं। लेकिन ये बातें भी वेन शिनजियांग को बिल्कुल नहीं डिगा पाई। उसने मुंह के कोने से बहता खून पोंछा और घुटनों पर सीधा बैठा रहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर जबरदस्ती धन इकट्ठा नहीं किया जाता और लोगों को मारकर अथॉरिटी स्थापित नहीं की जाती तो कौन पैसा और अनाज देता? और जहां तक हैरम की बात है, वह तो मौत के जाल में फंसे आदमी का गुस्सा निकालने का तरीका भर है। कम से कम लिन एमो में पावरफुल क्लैंस को मारने की हिम्मत तो है। ये उसे जिनलिंग में बैठे उस आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। आखिरी में उसने सीधे अपने पिता से कहा कि उसे 10,000 सैनिक दे दिए जाए ताकि वह अकेले लिनन जा सके। यह सुनते ही जोंगमिंग का सीना गुस्से से भर गया। वह दहाड़ा, मैं पहले ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर रिटायर्ड एम्परर के समर्थन में पिटिशन भेज चुका हूं। यही वैन फैमिली को बचाने का सही तरीका है। लेकिन वेन शिनजियांग ने बिना झिझके जवाब दिया, अगर देश ही नहीं रहेगा तो परिवार कहां बचेगा? इतना कहकर उसने जोर से घुटने टेक दिए, तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर रख ली। दांत भींचते हुए उसने कहा, अगर पिता मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा। मुझे ना सैनिक चाहिए और ना आदमी। मैं अकेले लिनन जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। अगर लिनन बच गया तो वॉन फैमिली के पास फिर से उठने का मौका रहेगा। लेकिन अगर लिनन गिर गया तब पिता को मेरी बात समझ आएगी। अपने बेटे को इस हद तक अडिग देखकर झोंग मिंग समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने आखिर ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर लिया जिसमें नोबल फैमिली वाली चतुराई का नाम तक नहीं, बल्कि जो किसी वॉन्डरिंग सोर्ट्समैन की तरह सोचता है। आखिर गुस्से में उसने जोरदार डांट लगाई और वेन शिनजियांग को तुरंत निकल जाने का आदेश दे दिया। वेन शिनजियांग बस धीरे से बुदबुदाया, आपका बेटा आज्ञाकारी नहीं है। चैप्टर 14, क्राउन प्रिंस माफी मांगता है। लिन एमो द्वारा एम्परर की रक्षा का एडिक्ट जारी करने के बाद अलग अलग प्रीफेक्चर्स ऐसा व्यवहार करने लगे मानो सबने आपस में कोई साजिश कर ली हो। लगभग किसी ने भी सच में सेना नहीं भेजी। कभी कभार कुछ छोटे स्कैटर्ड ग्रुप्स आए भी, लेकिन वे हालात बदलने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। इससे भी ज्यादा लोग सीक्रेटली गिनलिंग को सीक्रेट लेटर्स भेज रहे थे, जिससे साफ था कि वे अभी भी रिटायर्ड एम्परर का ही समर्थन करना चाहते हैं। गिनलिंग सिटी में एम्परर चिंगलिन पूरे देश से आए लॉयल्टी मेमोरियल्स पढ़ रहा था। रिटायर्ड एम्परर का अनुसरण करेंगे और गिनलिंग के आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे। जैसे शब्द पढ़ते ही उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। उसका पुराना घमंडी और सेल्फ राइटियस अंदाज वापस लौट आया। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और स्मग मुस्कान के साथ बगल में खड़े यूनेज से कहा, लगता है पूरी दुनिया जानती है कि असली राइटफुल एयर कौन है और ग्रेट वे डायनेस्टी का असली मालिक कौन है। बूढ़ा यूनक तुरंत घुटनों पर बैठ गया और उसकी चापलूसी करने लगा। वह उसे हेवन द्वारा चुना हुआ रूलर बता रहा था और साथ ही मौके का फायदा उठाकर लिनन और लिन ईमो को बुरी तरह कोस भी रहा था। यह सब सुनकर लिन युएन बेहद खुश हुआ। तभी उसके दिमाग में चेन चिंग हुआन का ख्याल आया। आखिर उसे जबरदस्ती लिन ईमो ने इम्प्रेस बना लिया था और चन फैमिली का मुखिया, जिसकी दौलत पूरे देश के बराबर थी, जाहिर है खुश नहीं होगा।
अगर उसे समय रहते शांत नहीं किया गया तो उसके मन में दूसरे विचार भी आ सकते थे। यह सोचकर लिन युन ने तुरंत आदेश दिया कि चेन चिकाई को पैलेस बुलाया जाए। ज्यादा देर नहीं बीती कि साधारण कपड़ों में चेन चिकाई इंपीरियल स्टडी में दाखिल हुआ और सम्मान से झुक गया। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और हाइप करो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिला तो शायद मुझे ये सीरीज ड्रॉप करनी पड़े, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखो एंड हाइप करो ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने का मोटिवेशन मिले और मैं पूरी स्टोरी आपके लिए कंटिन्यू कर सकूं।